तो जय हिंद साथियों। तो आज आपका फिर से स्वागत है द रॉयल लर्निंग क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे मराठा एम्पायर के बारे में। मराठा एम्पायर किसने शुरू की थी, ये बात बहुत लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं। तो मैंने एक पिछली वीडियो में जब आपको औरंगजेब पढ़ा रहा था तो उसमें बता रहा था आप लोगों को कि भाई मैं शिवाजी के लिए एक अलग सी वीडियो लेके आऊंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाता है और आप लोग देखते भी नहीं हो। ठीक है, बड़ा वीडियो आप लोग देखते भी नहीं हो। आप लोग को छोटे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान चाहिए होता है, तो इसीलिए मैं वीडियो छोटी छोटी वीडियो अलग अलग पार्ट्स में बनाता हूँ। तो आज मेनली मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी महाराज ने की थी, तो शिवाजी महाराज के बारे में ही हम पढ़ेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज, पति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1630 में हुआ था। 1630 में कब हुआ था? 1630 में 19 फरवरी 1630, देख रहे हो, 1630 में हुआ। उसके बाद इनका जन्म शिवनेरी के किले में हुआ। शिवनेरी के किले में शिवनेरी देवी के नाम पे शिवनेरी का किला रखा, जो दुर्ग है शिवनेरी का, उसी नाम पे शिवनेरी जो देवी हैं उन्हीं के नाम पे ये किले का नाम रखा गया था। जिनमें जिसमें क्या हुआ था कि इन महान पुरुष का जन्म हुआ था। और आप लोग जानते भी हैं शिवाजी महाराज ने ऐसी बैंड बजाई थी औरंगजेब की कि औरंगजेब आज तक भूला नहीं। ठीक है, तो जन्म हुआ। उसके बाद रिवॉल्यूशन कहाँ से शुरू होता है, कब शुरू होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन उनकी थोड़ा सा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। पिताजी अहमदनगर में पहले वर्क किया करते थे, काम किया करते थे। बहुत बड़ी फैमिली से शिवाजी नहीं थे। ठीक है, महाराणा प्रताप की तरह राजा रजवाड़ों के खानदान से नहीं थे। ठीक है, तो उनके पिताजी एक वर्क करते थे, काम करते थे। बाद में अहमदनगर पे मुगलों का हमला हुआ कई बार। इधर उधर हमले की वजह से जब बहमनी साम्राज्य टूटता है तो उन 5 भागों में बढ़ता है। ठीक है, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर और बीजापुर, अहमदनगर और भी कई सारे राज्य होते हैं, जिनमें क्या होता है कि टूटता है। ठीक है, टूट के ये होता है। तो जब अहमदनगर बढ़ता है तो उनके पिताजी बीजापुर चले आते हैं। कहाँ चले आते हैं? बीजापुर। और जब बीजापुर आते हैं तो वहां पे वो अपनी जॉब करने लगते हैं, नौकरी करने लगते हैं। ठीक है, 1630 में इनका जन्म होता है। और उस समय भारत में इधर आप पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश तक, नीचे गुजरात समेत कई ऐसे जो दक्कन वक्कन का इलाका है उसमें, वहां से लेकर ऊपर कश्मीर और नेपाल तक पूरा ये जो एरिया है बीच का, इसमें पूरे एरिया में कौन शासन करता था? सिर्फ और सिर्फ एक राजा, औरंगजेब। नीचे आते ही आदिल शाह, दक्षिण भारत में आदिल शाह और कुतुब शाह दोनों राज किया करते थे। ठीक है, ये उस समय ये दौर ऐसा था कि एक भी हिंदू शासक नहीं था। इस समय हिंदू शासक नहीं था। तो भाई अब स्वराज की स्थापना कैसे क्यों करनी पड़ी महाराज जी को? ठीक है, तो महाराज को ऐसा क्यों करना पड़ा, इसका बहुत बड़ा कारण है। और कारण कुछ लोग अब इसको व्यक्तिगत न लें तो बेहतर होगा, क्योंकि व्यक्तिगत लेते हैं आप लोग तो आप लोगों को धर्म जाति इन सब चीजों से हट के यहाँ पे पढ़ाई करें। यहाँ पे धर्म जाति की बात और आप लोगों के फालतू गिरी की बातें यहाँ पे नहीं होती हैं। जो सत्यता है वही बताई जाएगी। पहली चीज, ये औरंगजेब ने सबसे पहला काम किया किया कि हिंदुओं से, जो हिंदूज हैं, हिंदू लोगों से
टैक्सेस लेना स्टार्ट किया, महसूल लेना। इन सारी चीजों को लेने के बाद उन्होंने कई सारे अवर के महसूल लेना, शरीयत लागू करना, इन्हें हिंदू हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट करना। आप जब राजा हो, औरंगजेब की ये सबसे बुरी नीति रही है कि आप राजा हो तो सभी धर्मों का सम्मान करिए। राजा एक यही करता है, जो आपका धर्म है उसे आप मानिए, लेकिन आप ये दबाव दीजिए। अगर मोदी जी कहें कि सारे हिंदू और मुसलमानों को हिंदू बन जाना चाहिए, वो ऐसा कभी कहते हुए आपने सुना है? नहीं। उन्होंने कहा कि भाई सारे लोगों को क्या करना चाहिए कि अपना अपना धर्म मानना चाहिए, मेरी जो संस्कृति है मैं उसे मानता हूं, मेरा काम है सारे धर्मों का सम्मान देना। ये बातें मोदी जी कहते थे। लेकिन औरंगजेब इन सबसे ससुरा बड़ अलग था। वो कहता था कि मुसलमान धर्म अपनाओ, शरीयत मानो, ये करो वो करो। तो हिंदुओं पे काफी ज्यादा तीर्थ कर वगैरह, शरीयत वगैरह सारी चीजें मैंने पिछली वीडियो में बता रखी हैं। तो इसने किया। दूसरी चीज, मंदिरों का विध्वंस होना, टेम्पल्स टेम्पल्स का विध्वंस करना। इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़वा दिया। हिंदू जो कम्युनिटी थी अब इससे चिढ़ने लगी। तीसरा, इसने धार्मिक नीतियों से इसने क्या किया, गायों को काट देना, गायों को काटना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना, गायों को जानवरों से। अब देखिए, हिंदू हिंदू धर्म में क्या होता है कि भाई जो गाय है उनको मां माना जाता है, हमारे यहाँ मां माना जाता है। इनको क्या कर दे, इन ससुरा की कटवाता था उनको, मतलब कोई हक नहीं दिया, ऐसा कुछ माँ का नाम क्या नहीं देता था। दूसरा, टेम्पल्स को विध्वंस कराना बिना मतलब का, हिंदू को बिना मतलब के परेशान करना। इन तीन कारण और भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से क्या हुआ कि मराठा मराठा की तरफ जब शिवाजी बड़े हो रहे थे तो 15 साल की उम्र में ही उन्होंने किस चीज की शुरुआत की, स्वराज की। किस चीज की? स्वराज स्वराज की स्थापना कर दी। और स्वराज की स्थापना जब की ना, तो उसमें ये नहीं था, शिवाजी ये नहीं कहे कि हम मुसलमानों से नफरत करेंगे, हम हिंदुओं से नफरत करेंगे। उनका श्रेय ये था कि भैया, मतलब ये था कि हम ये जो जो सत्ता चल रही है इसको हम खत्म करेंगे। आम पब्लिक से हमारा कोई मतलब वो नहीं था। लेकिन औरंगजेब ये कहता था कि हमें आम पब्लिक से ही लेना देना है। ससुरा, उसका दिमागे डैमेज था। तू अपना धर्म मान भाई, तुम्हारा क्या है उससे क्या मतलब। अब दूसरे को कह रहा कि नहीं जबरदस्ती। अब तुम ये कहोगे, सपोज दैट औरंगजेब का कहना यह था कि मेरे पिताजी अच्छे हैं, तो तुम मेरे पिताजी को अपने पिताजी को पिताजी कहो। अब ऐसा कोई कहेगा क्या? भाई उसके पिताजी अलग हैं, मेरे पिताजी अलग हैं। अब मैं कहूंगा कि मेरे पिताजी को तुम पिताजी कहो, यही तुम्हारे पापा हैं, तो वो कहेगा क्या? जब उसके पापा हैं, सही सलामत हैं, तो अपने पिताजी को ही पिताजी कहेगा ना। लेकिन औरंगजेब का यही बुद्धि भ्रष्ट था। और कुछ मुसलमानों का बुद्धि उस समय भ्रष्ट था। क्या करते थे? कहते थे कि नहीं, तुम मुसलमान मानो, मुसलमान मानो। भैया क्यों मानेगा वो? उसके धर्म में वो बुराई नहीं देख रही है, वो क्यों मानेगा? ठीक है। तो इन सारी चीजों की वजह से क्या हुआ कि अब रिवॉल्यूशन पैदा हो गया। अब स्वराज की स्थापना होना स्टार्ट, विद्रोह होना स्टार्ट हुआ। और जब विद्रोह हुआ तो शिवाजी महाराज जब इन सारी चीजों को देखते हुए उन्हें बहुत बुरा लगा। भैया मेरे देश में रह के और पता चला कि ये लोग विदेशी हैं। अब कोई अंग्रेज का बच्चा 200 साल पहले आया हो, सन 1700-1800 में, और 19 तक अंग्रेज रहे, तो अब कहे ये उसका बेटा यहीं पैदा हुआ, उसका उसका बेटे का बेटा भी यहीं पैदा हुआ, तो वो उसको इंडियन थोड़ी मान देगा। कोई कोई मानेगा इंडियन है कि इंडियन है? नहीं मानेगा ना, उसको विदेशी ही मानेगा कि ये विदेशी है, गोरा आदमी है। वैसे ही औरंगजेब भी तो क्या था, एक उसका एक बेटा था, विदेशी ही था।
ठीक है। तो हिंदू टेम्पल्स को, हिंदुओं को परेशान करना, टेम्पल्स का विध्वंस करना और गायों को परेशान करना, इन सारी चीजों की वजह से अब ये सारी चीजें देखते हुए शिवाजी जब बड़े हुए तो उन्होंने, उनके मन में ये होता था कि यार हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और जब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण ये हुआ कि उन्होंने कि युद्ध प्रणालियों को सीखना स्टार्ट किया, और उन्होंने गुरिल्ला युद्ध अहमदनगर के शासक से उन्होंने सीखा था। ठीक है, अहमदनगर के शासक से गुरिल्ला युद्ध सीखा था। ठीक है, उन्होंने सीखा गुरिल्ला युद्ध। उसके बाद गुरिल्ला युद्ध वगैरह सीख लिए 1650 में। अब उनके पापा कहां काम करते थे? बीजापुर में। बीजापुर में, बीजापुर में जब वो काम करते थे तो अब 1650 में, 1650 में बीजेपुर पे हमला कर दिया उन्होंने। शिवाजी ने बीजापुर पे ही हमला कर दिया। सबसे पहला अटैक अगर कोई पूछे कि शिवाजी ने कहां किया था, तो 1650 में बीजापुर में उन्होंने किया था। ठीक है, बीजापुर में। अब इनके पिताजी भी यही काम करते थे, यही अटैक कर दिया उन्होंने और जीत भी गए। और इसको लूट लिया। जब जब लूट लिया तो बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ। धन हुआ तो उन्होंने सेना बनाना स्टार्ट किया, और शिवाजी को पता था कि हमें सेना ऐसी चाहिए जो मजबूत लड़ाके हो, लड़ने में माहिर हो, हर एक नीतियों से, हर एक तरीके से वो सफल योद्धा हो, एक असली योद्धा होने चाहिए, और सेना होनी चाहिए बड़ी, तभी हम जीतेंगे। लेकिन यहां पे सेना छोटी थी, लेकिन फिर भी मार के जीत जाते थे। तो वो होता था नीति, युद्ध की नीति। और जो शिवाजी की नीति रही है वो बड़ी तगड़ी रही है। भैया युद्ध करना है किसी से, तो अगर तुम्हारे पास कम लोग भी हैं तो युद्ध किया जा सकता है। जैसे 120 जवान हमारे यहाँ बॉर्डर पे रात भर लड़ते हैं, 1500 पाकिस्तानी बम गोला बारूद के साथ, टैंक के साथ लड़ते हैं, और सुबह हो जाती है, सिलेंडर नहीं करते। ठीक है, लेकिन वहीं उसी युद्ध में पाकिस्तान ससुरा 93,000 सैनिक उसके सिलेंडर कर दिए। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज हो गया है। दुनिया का इससे बड़ा सिलेंडर आज तक कोई नहीं देखा गया। बताइए, ससुरा मुंह काला करेगा सब, और उसके बाद कहेगा हम बनाएंगे कश्मीर, कश्मीर इंशाल्लाह हमारा होगा, आओ तो कह देती हम कश्मीर लतिया देंगे, सीधा हो जाएगा। कोई दूसरा ये अभी इंडियंस के बारे में जानता नहीं है। अरे जूता चप्पल तो छोड़ता नहीं है अपना, ट्रेन में जाएगा तो ध्यान दिया रहेगा जूता चप्पल बैग का। ये तो पूरा कश्मीर की बात है, कश्मीर छोड़ देगा, पगला गया है। उसके बाद बीजापुर में उन्होंने सबसे पहला हमला किया, बहुत सारा धन इकट्ठा हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले किए। सबसे पहला पुरंदर, कोंडाड़ा, चाकन, राजगढ़ जैसे 40 किलो पर धावा बोला, और धावा बोला और सब में जीत किए, जीत गए। ठीक है, लगभग 60,000 सैनिक, 9 सामंतों के क्या हो गए? सरदार हो गए महाराज। अब लोग 60,000 सैनिकों के, 60,000 सैनिकों के 9 सामंत। अब सामंत का मतलब क्या होता है? सामंत का मतलब क्या होता है? जो मंत्री वगैरह, सेनापति वगैरह जो होते हैं वो उन्हें सामंत किया जाता है। ठीक है, तो ये जो सामंत लोग थे, ये जिसमें इसमें तानाजी जी वगैरह शामिल थे, तानाजी वगैरह लोग, सारे लोग शामिल थे। कौन? इन 9 सामंतों में। ठीक है, 9 सामंतों में तानाजी, ऐसे कई सारे योद्धा शामिल रहा करते थे। ठीक है, अब जब ये योद्धा युद्ध ऐसा करते थे कि हवा निकल जाती थी मुगलों की, ससुरा समझ ही नहीं पाता था कि किधर से मारा, कब मारा, कहां मारा गया। आगे की कहानी बताऊंगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है, धीरे धीरे बढ़ते हैं। तो अब ये सारी चीजें आप लोग समझ गया कि बीजापुर में सबसे पहला हमला बीजापुर पे उन्होंने किया था। 1630 में उनका जन्म हुआ था, 19 फरवरी, और ये विद्रोह के कारण रहे हैं। ठीक है,
विद्रोह के कारण ये रहे हैं। भैया कहीं ना कहीं आपके भी विद्रोह तो होगा ही ना। जब आप कहीं गलत करोगे राजा होके तो प्रजा तो कहीं ना कहीं उठेगी। ठीक है, जब प्रजा उठेगी तो आप राजा रहो कुछ भी रहो, मार के सीधा कर देंगे सब 2 मिनट में। ठीक है, तो अब आइए आगे पढ़ते हैं। आगे बीजापुर पे इन्होंने बार बार हमला किया। बीजापुर पे बार बार हमला करके खोखला कर दिया इन्होंने। बार बार हमला करते थे, बार बार इसे लूटते थे, पसोड़ते थे। अब इसका हालत खराब हो गया। हालत खराब हो गया तो ये अफजल खान को भेजा। अफजल खान गया तो कहा कि 7 फीट का था ये पूरा बढ़िया। अब शिवाजी थोड़े छोटे थे इससे। अब पूरा हाथी जैसा ससुरा शरीर लिया था, एकदम ऐसे ऐसे चलता था। तो अब हाथी जैसा ससुरा का शरीर बा, कुल एकदम बढ़िया से था, 7 फीट का। तो कहा ना कि गटैया में धक चाकू मार देंगे। तो शिवाजी अंदरवा से पोशाक वोशाक पहने थे, ऊपर से कपड़ा पहन लिए थे। मैंने पोशाक पहने फिर कपड़ा पहने, चाकू उकू मारेगा तो लगेगा नहीं। तो जैसे शिवाजी उसके सामने संधि करने के लिए बुलाया था, जब करने गए तो शिवाजी को कहा कि गटैया में पकड़ के सोचा कि मार देंगे। पकड़ भी लिया। जब पकड़ लिया तो जब जिसे गए चाकू मारने तो हथवा में वो बागनक फंसा के रखे थे। बागनक ऐसे उंगली में, आप लोग सुन देखे होंगे कि बागनक कैसा होता है कि ऐसे उंगली में चक्कू टाइप का निकला रहेगा, चारों उंगली में ऊपर अंगूठी जैसा रहेगा। जैसे मारने गया तो मारा तो उनको लगा नहीं। ठीक है, वो लोहे का पहने थे अपना सब सुरक्षा कवच। तबले क्या किए कि पिजामा में से धर के फाड़ दिए टाट चोटा। सब अतड़िया उतड़िया निकल के बाहर। अफजल खान ये करके मर गया और उसके जितने सैनिक थे हदसन भाग गए ससुरा सब। हदस में भाग गए सब। बताओ कि अफजल खान मारा गया, अरे बाप रे बाप, अब तो हम लोग को भी नहीं छोड़ेगा। हदस के मारे भाग गए सब। जो जहां सामान था कुछ था सब छोड़ के भाग गया सब। तो अफजल खान को जब मार दिया इन्होंने, उसके बाद इन्होंने दक्कन खूब खून से नहला दिया भैया। दक्कन में, दक्कन में खून से नहलाया। फिर कोल्हापुर गए वो। कोल्हापुर जाने के बाद जब वो पन्हाला, यहां उनके साथ धोखा होता है। पन्हाला में सिर्फ 600 सैनिकों के साथ थे, 600 सैनिकों के साथ। और इसका फायदा उठा के आदिल शाह ने एक सिद्धि जौहर नाम का उसका कोई सेनापति था, उसके नेतृत्व में 10,000 की सेना भेजी। कितनी? 10,000 की। और रातों रात पन्हाला के किले को घेर लिया गया। अब ये पन्हाला का जब किला घिरा तो अब यहां पे क्या कर सकते? 10,000 इधर 600। कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बाजी प्रभु देश पांडे ने कहा, पहले लिख देता हूं, बाजी प्रभु देश पांडे पांडे बाजी प्रभु देश पांडे। अब यहां पे क्या हुआ कि बाजी प्रभु देश पांडे क्या कहे कि भैया महाराज आप 300 सैनिकों के साथ निकल जाइए और हम 300 सैनिकों के साथ अंदर रहते हैं और इनको तब तक मारेंगे जब तक कि इनकी बुद्धि ना हरियर हो जाए। तो 300 सैनिकों के साथ महाराज धीरे सा निकल गए। निकले तो उनके पीछे कुछ सैनिक भी दौड़े। दौड़े लेकिन महाराज को पकड़ नहीं पाए, भेद नहीं पाए। और इधर 10,000 सैनिकों को, 10,000 सैनिकों को बाजी प्रभु देश पांडे ने इतना मारा कि 5,000 बच गए। महज 5,000। 5,000 को सुबह तक निपटा दिया इन्होंने। और उसी में बाजी प्रभु देश पांडे की मृत्यु हो जाती है। अब जब मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है कि अब बीजापुर की सल्तनत को इस बार तबाह कर दिए। इस गुस्से में बाजी प्रभु देश पांडे 9 सामंतों में से एक थे और इन सारी बातों को देखते हुए वो गुस्सा हो गए। महाराज शिवाजी गुस्सा। अब कर रुक तोरा बतावत ही हम तो क्या हम बतावत ही। गए
अब बीजापुर में जितने थे सबको बड़भर पीटे, बड़भर पीट के एकदम तबाहे कर दिए, बात तो टाप कुछ बीजापुर नहीं रहेगा। अब औरंगजेब ये सारी बातें सुनता था, कहा यार हम क्या करे, पसीना उसको आने लगा। औरंगजेब को इस आदमी का करूं तो करूं मैं क्या करूं। उसने कहा कि मैं उससे संधि करना चाहता हूं। तो 1657 में, 1657 ये डेट याद रखिएगा कि पहली बार औरंगजेब और महाराज शिवाजी की, छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या हुआ था कि मुलाकात हुई थी 1657 में। अगर कोई एग्जाम में पूछेगा, आइए क्वेश्चन आते हैं आते भी हैं, तो 1657 में क्या हुआ था कि यहाँ पे औरंगजेब और शिवाजी महाराज के बीच क्या हुआ था कि समझौता के लिए आया था, मिलने के लिए, लेकिन बात बनी नहीं। कैसे बन जाती, बात बनी नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, तुमसे संधि नहीं कर सकता, तुम मुगल हो, तुम विदेशी हो, तुमसे संधि मैं नहीं करूंगा। औरंगजेब से संधि नहीं किया। ये बात अब बादशाह को पसंद नहीं आई। किसको? औरंगजेब को, पगलुआ को। और जब पगलुआ को पसंद नहीं आई तो उसने क्या किया कि शाइस्ता खान को भेजा। किसको? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान आया ना, तो पहले पुणे पहुंचा, पूना, पुणे, पूना पहुंचा ना, तो बहुत रक्तपात मचाया, बहुत रक्तपात मचाया इसने। हिंदुओं को मारना, उल्टा सीधा काम करना इसका मालिक का हुक्म था, और ये खुद छोटा हरामी था। तो यही सभी उल्टा सीधा, दिन में लोगों को मारता था, रात में जाके महल में सोता था, यही सब करता था। पूना को अपने अंदर ले लिया। अब ये सारी बातें शिवाजी को पता थी। अब जब एक दिन क्या हुआ कि 1669 में क्या हुआ कि अब इस पे अटैक कर दिए, ठीक, शाइस्ता खान पे। और जब शाइस्ता खान पे अटैक किए तो उसके महल में अटैक किया। अब शिवाजी ने जब अटैक किया तो इस भगदड़ मच गया, भगदड़ मच गया कि अरे बाप रे बाप, का हुआ, का हुआ, का हुआ। ये भैया जे जहरे मरा रहा थे तेहरे मरा रहा है, बल भर खूब इन सबों को खांच रहे हैं ये लोग। तबले तो पकड़ आ गया उसी बिचवा में भागते हुए शाइस्ता खान। एक तब एकरे पे तो गुस्सा था। महाराज जब एके देखे तो सूती बोरा में भरवा के लातन मुकन खूब खचवाए, और ओकरे बाद निकाल के कहा कि मालिक अब छोड़ दो, अब से गलती ना हुई। कारण शिवाजी का रुक, तोरा बताओ थी, 3 गो उंगलिये काट दिए, 3 गो उंगलिये काट दिए। गए अपने औरंगजेब के पास, गए, अरे तोर का हालत हो गई ले। तो कहते कि बड़ी मार खा आदमी, बड़ी मार मरलो सो, लातन मुकन बोरा में ठूंस के मरो तो मत जाइए। कहते चोटा तो तुम लोग लड़ नहीं पा रहा है, इतना गोश्त खिलाते किस बात का, इतना खाना वाना भैंसा के तरह बैठ के यहाँ खाते हो, लड़ नहीं पा रहे हो। तो मनवे में वो कह रहा है, रहता ना तू तो गटैया धाप के मुआई देते अब उसका हालत खराब। और जब हालत खराब तो कहा कि ले जाओ इसको दवाई वाई कराओ। अब शाइस्ता खान हो गया। अब औरंगजेब कहा कि अरे यार अब क्या करूं मैं इस इंसान का। और उसी बीच गए बस सूरत लूट लिए, सूरत को लूट लिया इन्होंने। अब सूरत जब लूटा कि नहीं, अब औरंगजेब आग बबूला, आग बबूला, क्योंकि सारे सारे के सारे बिजनेस मुगलों के यही चलते थे, क्योंकि ये कोस्टल एरिया बहुत अच्छा था सूरत। वहां से विदेशी सामानों का आयात निर्यात अच्छा होता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट अच्छा होता था। तो अब क्या हुआ कि सूरत जब लूट लिए ना, तो हालतें खराब हो गया। अब ये बुलाए, बुलाया जय सिंह को, आमेर के राजा जय सिंह को बुलाया, और जय सिंह से कहा कि मुझे किसी भी तरीके से, मुझे इस इंसान को झुका के दो। इस इंसान को शाइस्ता खान पिटा के उठा के चलाया है, लात खाया बहुत, बोरा में सुने ठूस के मराया है। अफजल खान को उड़ा दिए हैं, ऊपर अल्लाह मियाँ के पास है। आप जाइए। 1 लाख की फौज लेके जयसिंह आते हैं, ठीक, पुरंदर।
पुरंदर के किले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कहां पे? पुरंदर। पुरंदर के किले को चारों तरफ से घेरने के बाद अब क्या होता है कि पुरंदर का किला जब चारों तरफ से घिर जाता है तो महाराज के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। उन्होंने संधि करना ठीक समझा, लेकिन ये संधि मराठों के फेवर में नहीं थी। जीते गए 31 किलो में से 23 किले वापस करने पड़े, मतलब मुगलों के हवाले करने पड़ गए। उसके बाद संभाजी महाराज को लेके ही चला गया। कौन? जय सिंह। कहा कि कहीं हमको भरोसा नहीं है कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे, लेके चला गया। अब महाराज से शर्त रखा कि आप मिलने आएंगे भी। औरंगजेब जब मिलने के लिए बुलाया था, संधि करने के लिए बुलाया था, तो महाराज जब जाते हैं तो उनको बंदी बनवा लेता है। इतना ना बड़ा, मतलब यही होता है डरपोकों की निशानी। कोई निहत्था है, तुम तलवार रख के कह दो कि तलवार लिया है तब लड़ो ना, हालतें खराब कर देता बुढ़ऊ का। मार के दतवा उतवा हिला देता, औरंगजेब टूट जाता कुल। ठीक है। जबकि दक्कन उक्कन में ये सुबेदार रहा था अपने पिताजी के समय। इसको इलाके की जानकारी होनी चाहिए, लेकिन मंदबुद्धि बेगमों मेहरारून के चक्कर में खोया रहता था। 3-4 को तो मेहरारू रखा था, ओकर बाद अलगे से कितना रखा होगा पते नहीं। छोटा शौक तो बहुत लंबा रखा था ही। उसके बाद ये पुरंदर का जब संधि हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि गिरफ्तार कर लिया संभाजी महाराज और शिवाजी। शिवाजी 6-7 महीने बाद निकल के भाग गए जेलिए से निकल के भाग गए। अब औरंगजेब चिढ़ गया, करे चोट्टा तुम को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे, तो बंदी नहीं बना पा रहे, तुम लोग कर क्या रहे हो? परेशान हो गया। और जब गए तो सबसे पहले जाके सूरत को लूट लिए, फिर से दोबारा सूरत को लूट लिए दोबारा सूरत को इन्होंने क्या किया, लूट लिया। और जब दोबारा सूरत लूटा तो जीते गए 23 किलो को उलाट के रख दिए, उलाट के रख दिए। औरंगजेब परेशान, हालत खराब। संभाजी महाराज भी उसी बीच निकल के भाग गए, उसी में 2 आदमी भाग गए। अब इसके सर का टेंशन एकदम बीपी बढ़ गया। लेकिन औरंगजेब की किस्मत एक तो अच्छी थी कि अगर 10 सालों 2-4 साल और जिंदा रह जाते शिवाजी, तो पता चलता कि इतिहास में आज हम ये पढ़ रहे होते कि औरंगजेब का गला शिवाजी ने काटा था, औरंगजेब का गला शिवाजी ने काटा था, ये हम पढ़ते। लेकिन हनुमान जयंती के दिन इन वीर महात्मा का क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये 50 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। कितने साल के अंदर? 50 साल। 50 साल की उम्र तक में बताओ, न जाने 15 साल की ये उम्र से इन्होंने स्टार्ट किया था। पूरी जिंदगी में इनके धूल चटा दिए थे मुगलों को, मुगलों को धूल चटा दिए थे। दूध दही नहीं, धूल चाट लिए थे ये लोग। हालत खराब हो गई थी औरंगजेब की। संभाजी महाराज भी धूल चटाए इसको, धीरे धीरे करके ही खुदे मर गया। अभी 1707 तक रहेगा औरंगजेब। औरंगजेब कब तक रहेगा? 1707 तक। लेकिन एक चीज है कि आप लोग देख रहे हो ना कि जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसके पास कुछ भी नहीं था, उसने क्या कुछ कर दिया। अब आते एक तो और पॉइंट है। 1674 में 1674 में महाराज का राज्य अभिषेक भी हुआ था। तब उन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। किसकी? छत्रपति की। छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? जब उन्होंने, अरे यार, छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? जब उनका राज्य अभिषेक हुआ था। और कौन का किया था? गंगा भट्ट, बनारस के ही थे। भट्ट ने क्या किया था? इनका राज्य अभिषेक किया था। ठीक।
महज 50 साल ये थे। अगर 10 साल और रह जाते तो पता चलता अफगानिस्तान वगैरह सारी जगहों पे आज उस समय भगवा लहरा होता। अब ये मत सोचना कि तुम लोग की हिंदू मुसलमान बतिया रहे हैं। उस समय मुगल डायनेस्टी का जो औरंगजेब का परचम था वो हरे कलर का था और शिवाजी का भगवा कलर का था। तो मैं परचम की बात कर रहा हूँ, ना कि तुम्हारे धर्म और मजहब की। ठीक है। दूसरी चीज दूसरी चीज क्या है कि 50 साल क्या हुआ कि यहाँ पे ये जिंदा रहे। इसमें ही एक छोटी सी फैमिली से उठकर खुद को राजा बना लेना, ये बहुत बड़ी बात होती है। वो भी उस दौर में जिस दौर में हिंदुओं के साथ इतना कुछ दुर्व्यवहार होता था, टैक्सेस लिए जाते थे, शरीयत कानून के हिसाब से लोगों को चलने पे मजबूर किया जाता था। ये हालत थी, ये आलम था। और इतने विद्रोह अगर न होते तो औरंगजेब डिस्टर्ब न होता, और औरंगजेब डिस्टर्ब ना होता तो उसका मेंटल हेल्थ बिगड़ता नहीं और 1707 में मरता नहीं। ठीक है, और जिंदा रहता। तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में। मैं जानता हूं आप लोग कहोगे सर संभाजी वगैरह महाराज की वगैरह हम बताइए, वो मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज अपना ख्याल रखिए और थोड़ा चैनल को लाइक भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। इतनी मेहनत लगती है आप लोगों को पढ़ाने में, जानकारी इकट्ठा करके बताने में, तो कृपया करके आप लोग कमेंट्स भी कर दिया करिए। अगर कुछ छूट जाए तो प्लीज कमेंट किया करिए, क्योंकि पढ़ाने वाला भगवान नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं कल जी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।